तो मित्रों, अभी तक हमने पॉलिटी का, एक ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और करंट अफेयर्स के हमने सबके एक एक क्यूएस कर चुके हैं, 25 क्वेश्चंस वाले, डेली वाले। तो मेरी कोशिश ये है कि भाई डेली जैसे मैं एक क्यूएस अपलोड करता हूँ रात को, तो उसके साथ में उसका वीडियो भी रिलीज कर दिया जाए। तो अभी क्यूएस हमारी पीडीएफ्स आगे चल रही है, वीडियोस हमने अब तक कवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वीडियो एक्सप्लेनेशन लेने का जो डिसीजन था वो थोड़ा बाद में लिया गया। कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर उनको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई, एक्सप्लेनेशन में डेली डाल दिया करूंगा, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो चलो, क्वालिटी टू का जो क्यूएस है वो पहले हो चुका है, इसका जो पीडीएफ है वो ग्रुप में 2-3 दिन पहले शेयर हो चुकी है। तो उसका जो वीडियो है वो भी, एक्सप्लेनेशन भी हम आज शेयर कर दे रहे हैं। तो चलो भाई, क्वालिटी टू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कि भाई यूनियन ऑफ इंडिया में भाई कौन कौन सी चीजें आपकी इंक्लूड होती हैं। तो देखो, टेरिटोरी ऑफ इंडिया जो है ना, वो भाई आपका एक वाइडर एक्सप्रेशन है यूनियन ऑफ इंडिया से। क्योंकि टेरिटोरी ऑफ इंडिया में भाई आपके स्टेट्स भी आ जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज भी आ जाती हैं, और टेरिटरीज दैट इंडिया में एक्वायर इन द फ्यूचर भी आ जाती हैं। तो यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ आपके स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज और टेरिटरीज दैट इंडिया में एक्वायर इन द फ्यूचर नहीं आती। तो भाई इसका होगा वन ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। जो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसके डिफाइनिंग फीचर क्या है, स्ट्राइकिंग फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला आता है वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वाटर टाइट सेपरेशन नहीं होता, तीनों पावर्स के बीच में डिफ्यूजन होता है। तो भाई एग्जीक्यूटिव क्या है, भाई आपका लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो भाई ये आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो बिल्कुल सही। वही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये सबसे डिफाइनिंग फीचर होता है कि एग्जीक्यूटिव यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर यानी कि लोकसभा राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और फिर डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो भाई डिवीजन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसमें भाई उसमें गवर्निंग मैकेनिज्म होता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं होता। ये बेसिकली आपका फेडरल फीचर से रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, तो भाई ये आपका गलत है, इसका आंसर होगा टू ओनली। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनको कैसे इलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, भाई आपको पता है इन लोगों को इनडायरेक्टली इलेक्ट भी किया गया था, डायरेक्टली इलेक्ट कोई नहीं हुआ था। प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स थे, उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था। प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स थे, उनको नॉमिनेट किया गया था। पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड। ठीक है, इसलिए कहा जाता है इसको। तो इट इज 2 and 3। नेक्स्ट आता है, विथ रेफरेंस टू यूपीएससी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो भाई यूपीएससी वाला जो है आपने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में पढ़ा हो, है ना। तो भाई देखो, सबसे पहले आता है इट इज मैंडेटेड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज एंड कैडर मैनेजमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो भाई ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों गलत है? तो देखो भाई, आ यूपीएससी का जो काम होता है ना, वो रिक्रूटमेंट के लिए होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, सेंट्रल सर्विसेज के लिए, ग्रुप ए ग्रुप बी वाली। और गवर्नमेंट को एडवाइस करना काम होता है इनका, कंसल्टेशन देना प्रमोशन पे, डिसिप्लिनरी मैटर्स पे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, कैडर मैनेजमेंट पे और सर्विस कंडीशंस, ये सब इनके अंडर में नहीं आता। ये आता है भाई आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, उसके अंडर में आता है। ठीक है। सेकंड, इट प्रेजेंट्स इट्स एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। तो भाई ये भी गलत है। यूपीएससी अपनी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देती है। और इट्स जुरिसडिक्शन कैन बी एक्सटेंडेड बाय एन एक्ट मेड बाय द पार्लियामेंट। तो भाई ये सही है। चलो, तो भाई थर्ड ओनली। Next, according to the preamble of the Constitution as adopted by the Constituent Assembly, which of the following adjectives was or were used to define the Indian Republic? तो भाई जैसा preamble आपने जो adopt किया था Constituent Assembly में 1947 में, तब की बात की जा रही है। तो भाई तब आपके preamble में कौन कौन से वर्ड्स थे? तब आपके preamble में भाई आपका सिर्फ सोवरेन था और डेमोक्रेटिक था। ठीक है, आपका सेक्युलर और सोशलिस्ट को कब इंक्लूड किया गया था? सेक्युलर और सोशलिस्ट को 42nd जो आपका अमेंडमेंट हुआ था, सीए, उसमें इंक्लूड किया था, जो इंटरनल इमरजेंसी के दौरान लागू हुआ, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, with reference to the JPSP यानी कि Joint Public Service Commission, consider the following statements. It can be created by President on the request of the state legislature concerned. जो भी स्टेट विधानसभाएं हैं, वो भाई रिक्वेस्ट करें प्रेसिडेंट से, तो प्रेसिडेंट इसको क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो भाई स्टेटमेंट फर्स्ट आपका क्या है?
गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अ प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेपीएसपी फॉर टू और मोर स्टेट्स, ये चीज हमें पता है, जबकि यूपीएससी और एसपीएससी होते हैं वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएट किए हैं। जेपीएसपी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा स्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है, उसमें रिक्वेस्ट लगती है स्टेट लेजिस्लेचर, तो वही क्रिएटेड नॉट बाय प्रेसिडेंट बट बाय पार्लियामेंट। नेक्स्ट आता है, इट्स मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 years, विच एवर इज अर्लियर, तो भाई ये तो आपका सही है। इट प्रेजेंट्स इट एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, तो भाई ये भी गलत है भाई, आपकी जो जेपीएसपी होती है वो कंसर्न स्टेट गवर्नर्स को अपनी रिपोर्ट देती है, ठीक है, और स्टेट गवर्नर क्या करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स के सामने इस रिपोर्ट को पेश करते हैं। तो इसका होगा अच्छा नॉट करेक्ट बोला है ना, तो फर्स्ट एंड थ्री ओनली। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉलिसिटर जनरल के बारे में पूछा गया, तो आप लोगों को पता है कि अटॉर्नी जनरल के साथ साथ और भी कुछ लॉ ऑफिसर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करते हैं, जैसे कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये क्या करते हैं, हाँ चलो पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट बताता हूँ। सो द ऑफिस ऑफ द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई देखो, ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल जो है वो नहीं mentioned, false होगा। And the role of the solicitor general is to assist the attorney general in the fulfillment of his official responsibilities, तो भाई ये तो सही है, ठीक है, आपका जो सॉलिसिटर जनरल होता है उसका रोल यही होता है, तो दिस विल बी ट्रू, टू ओनली। नेक्स्ट, वो अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट पुट द फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, तो भाई पॉलिटी पढ़ते हैं ना, तो पहला जो लाइन आती है वो यही आती है, एम एन रॉय, पाइनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। Consider the following statements. The conversion of the structure of India into a unitary one during an emergency has been borrowed from the Weimar Constitution of Germany. तो भाई ये गलत है, इमरजेंसी प्रोविजंस में पूरा दे रखा है कि ये एक यूनिक फीचर है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी में चेंज हो जाता है, सेंट्रल की तरफ टेंडेंसी चली जाती है, सेंट्रल के पास सारी पावर्स आ जाती हैं और सारी स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के अंडर में चली जाती है, ठीक है। एंड द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, ये हमने वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया है। तो भाई दोनों ही आपके जो है वो गलत है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, पहला, ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, तो भाई ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। नेक्स्ट, ही मस्ट बी एटलीस्ट 35 years ऑफ एज टू बी अपॉइंटेड एज एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो भाई इसके बारे में कोई एलिजिबिलिटी कंडीशंस में मिनिमम एज नहीं दे रखी, फॉल्स होगा। हिज रिम्यूनरेशन इज डिसाइडेड बाय गवर्नर, इनकी तनख्वाह प्रिविलेजेस वगैरह गवर्नर डिसाइड करेंगे, तो भाई ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ फिक्स नहीं है, ये सब गवर्नर डिटरमाइन करते हैं, दिस विल बी ट्रू, 1 and 3 होगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इश्यूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटी, आपको रिट्स के बारे में पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इनको इश्यू करते हैं, तो ऐसी कौन सी रिट्स हैं जिनको प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटी दोनों इश्यू कर सकते हैं, तो भाई हैबियस कॉर्पियस की जो रिट होती है आपकी, इसको प्राइवेट इंडिविजुअल और पब्लिक अथॉरिटी दोनों के लिए इश्यू किया जा सकता है, जिसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षरण बोलते हैं। मैंडेमस और प्रोहिबिशन भाई आपके इसके अंडर में नहीं आती हैं, ये मैंडेमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, सर्टियोरारी हो गई, ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट में आप इशू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं, तो आंसर आएगा वन ओनली। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो भाई ये तो पता ही है भाई, सारा लेखा जोखा बही खाता इनके अंडर में होता है। नाउ ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और अप टू एज ऑफ 70 years विच एवर इज अर्लियर, तो भाई ये तो आपका क्या है, गलत है, क्योंकि उनका जो रहता है वो रहता है टर्म, उनका रहता है 6 years का और एज रहती है 65 years, फॉल्स। एंड द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द सीएजी इन द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, नहीं भाई, सीएजी को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता पार्लियामेंट में सीएजी के अलावा, तो फर्स्ट ओनली। नेक्स्ट आता है आपका, अ सिटीजन में लूज हिज हर सिटीजनशिप व्हेन ही और शी, कब आपकी सिटीजनशिप खोई जा सकती है, कब आपकी सिटीजनशिप ली जा सकती है, तो भाई सिटीजनशिप अमेंड एक्ट 1995 में 1955 में ये सारी चीजें दे रखी हैं, तो उसमें पहला आता है वॉलंटरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, तो भाई सही है, अगर आप किसी फॉरेन स्टेट की अपनी इच्छा से नागरिकता लेते हैं तो भाई खत्म,
अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग द वॉर, बिल्कुल सही। ऑब्टेन सिटीजनशिप वाया फ्रॉड, तो भाई ये भी सही है। तीनों ही सही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368? आर्टिकल 368 का आपको पता होगा, ये अमेंडमेंट से डील करता है, इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, बाकी चीजें भी आती हैं। तो भाई कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपके आर्टिकल 368 के बाहर लाई करते हैं, उसके अंडर में नहीं आते, है ना? तो भाई आर्टिकल 368 से बाहर आता है आपका टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, ये आपका आर्टिकल 368 से बाहर आता है। एंड उसके बाद आता है आपका क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट, विधान परिषद जो होते हैं उनका क्रिएशन भी भाई आर्टिकल 368 के बाहर का आता है। लेकिन नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर आपको इंक्लूड करना है, इंक्लूजन ऑफ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये आर्टिकल 368 में आता है। ठीक है, तो भाई 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शंस इज और आर अवेलेबल एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू अ पर्सन डिटेन अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ? अब आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के साथ में प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में देखिएगा तो पता चलेगा। तो भाई हम बात करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर में फंडामेंटल राइट कौन कौन से किसी इंसान को अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 22 आप लोगों को पता है। आर्टिकल 22 जो है वो प्रोटेक्शन देता है पर्सन को, फॉर अरेस्टेड और डिटेन। ठीक है, डिटेंशन दो टाइप की होती है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव में किसी भी इंसान को पनिश किया जाता है जब उसने कोई कांड कर दिया, उसके बाद में ट्रायल होता है, कन्विक्शन होता है। और प्रिवेंटिव में क्या होता है, ऐसे इंसान को विदाउट ट्रायल और विदाउट कन्विक्शन के पनिश किया जाता है एक तरीके से। मतलब इसका एम पनिश नहीं करना होता है इंसान को जो उसने पिछले कांड किए हैं, बल्कि आगे आने वाले कांडों के लिए। ठीक है, कई सारे नेता वगैरह होते हैं जो दंगे वगैरह भड़का सकते हैं, तो ऐसे माहौल में उनको डिटेन कर लिया जाता है। तो द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू इवन इफ इट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये अगर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है तो भाई उसके ग्राउंड्स जो डिटेंशन के हैं उसको बताए जाने चाहिए। बिल्कुल नहीं, फॉल्स। द डिटेन्यू मस्ट बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर एक्शन। तो भाई ये भी क्या है आपका, गलत है। 24 आवर्स नहीं होता इस केस में, वो आपको प्यूनिटिव में होता है, इसमें आता है 3 महीने। तो भाई ये भी फॉल्स। एंड द डिटेन्यू मस्ट बी ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक एन रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। तो भाई ये आप कर सकते हैं, एडवाइजरी बोर्ड वगैरह बनता है इसके लिए। तो इसका आंसर होगा 3 ऑन। फिर नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सिटीजंस ऑफ इंडिया ओ एलिजेंस टू बोथ द यूनियन एंड स्टेट। तो भाई ट्वेल्व सिटीजनशिप इंडिया में नहीं है जैसे यूएसए में होती है कि भाई स्टेट की भी सिटीजनशिप आपके पास में है, यूनियन की भी है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिया में सिर्फ यूनियन की सिटीजनशिप होती है आपके पास में, इंडिया की, स्टेट की नहीं होती। एंड इन इंडिया ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो भाई ये क्या आपका सही है? तो देखो, नहीं 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 नहीं, हाँ सिर्फ बाय बर्थ वाला नहीं होता इसमें। एक और एंगल आता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। ठीक है, इंडिया में अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो भाई इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, बाय बर्थ भी होना पड़ेगा और बाय नेचुरलाइजेशन भी, अगर आप सिटीजन बने हैं तो ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ का प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये भी आपका फॉल्स होगा, नीदर वन नॉट टू। आगे बढ़ते हैं। इफ अ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिवेलियन, अगर आर्म्ड रिवेलियन के बेसिस पे भाई आपकी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा चुकी है, तो बताना भाई कौन से स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक है, तो पहला, फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। तो भाई इसका आंसर होगा, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 है, वो नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स पे उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। आर्टिकल 358 डील करता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 19 के अंडर में आता है। ठीक है, और आर्टिकल 359 डील करता है किसके साथ में, वो डील करता है जो भी फंडामेंटल राइट्स बाकी आपके आते हैं, एक्सेप्ट 20 and 21। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका गलत होगा कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं अंडर आर्टिकल 19, उनको तभी सस्पेंड किया जा सकता है जब नेशनल इमरजेंसी आपकी ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे डिक्लेयर्ड हो, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिवेलियन। ठीक है, इंटरनल जो गृह युद्ध होता है उसकी स्थिति में आप ये फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सस्पेंड नहीं होते। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो भाई ये तो आपका सही है, प्रेसिडेंट आपका राइट टू मूव कोर्ट जो है वो भाई सस्पेंड कर सकता है। द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 21 एंड 22 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। नहीं भाई, आर्टिकल 20 एंड 21, तो ये भी फॉल्स है, टू ओनली।
नेक्स्ट आता था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज विच ऑफ द फॉलोइंग टू द सिटीजंस। भाई सिटीजंस को कौन कौन सी चीजें गारंटी कर रखी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो भाई इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, बिल्कुल। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल। इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स नहीं, आप काम धंधा करेंगे सोचेंगे कि भाई आपका आउटकम बाकियों के बराबर होना चाहिए, तो भाई ये तो नहीं है। और फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो ये भी उसके अंडर में आता है, मतलब 1 2 एंड 4। चलिए, तो भाई नेक्स्ट आता है आपका अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इज वेस्टेड अंडर। तो सिंपल सा इसका आंसर है भाई, दैट इज प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। कि भाई इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरेशन है, सेंट्रल के पास में ज्यादा पावर्स है। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स दिस टेंडेंसी। तो भाई देखो, कौन कौन से जो आपके प्रोविजन है वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। तो भाई आप अगर देखेंगे इसमें, तो सबसे पहले आएगा सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या बोलते हैं, सही है। यूएसए में जैसे होता है ना कि वहां पे दो सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, सेंटर के लिए, स्टेट के लिए। तो इंडिया में सिंगल सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सेंटर के लिए, स्टेट के लिए, दोनों के लिए होता है। ये आपका नीदर रिजिड नीदर फ्लेक्सिबल की कैटेगरी में आ जाता है, और फ्लेक्सिबल और रिजिड की कैटेगरी में भी आ जाता है। तो ये आपका करेक्ट है। दूसरा, प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो भाई देखो, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, उनका रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और उनको सर्व कहाँ करना था, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उनको हटा नहीं सकती। तो भाई इसमें भी सेंटर की चलती है। और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, तो भाई ये भी आपको पता है कि पीएम प्लस जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये मिलके स्टेट गवर्नर का नाम प्रस्तावित करते हैं प्रेसिडेंट को, जो उनको फर्दर में अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ भी भाई सेंटर की ही चलती है, क्योंकि सेंटर गवर्नर के थ्रू की स्टेट पे कंट्रोल कर सकता है। तो 1 2 एंड 3। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई ये क्या है आपका, गलत है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप अमेंडमेंट के थ्रू भी वायलेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। एंड ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड वेदर एनी मैटर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो ये भी गलत है, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में है, नीदर वन नॉर टू। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कौन सी स्टेटमेंट आपके सही है। दे कैन बी यूज बाय द कोर्ट टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अ लॉ। तो भाई देखो, ये सही है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, उसके थ्रू हम किसी भी लॉ की संवैधानिकता जांच सकते हैं। तो ये आपका ट्रू है। सेकंड, दे कैन बी इन्फोर्स बाय द पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन। ठीक है, इनको इन्फोर्स किया जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू, किसी भी लेजिस्लेशन के थ्रू। तो भाई ठीक है, ये भी करेक्ट है, पार्लियामेंट इज फ्री टू इन्फोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज। प्रॉपर लेजिस्लेशन लाके वो इनको इन्फोर्स भी कर सकती हैं। तो ये भी आपका ट्रू होगा, बोथ 1 एंड 2, 21 का 22। फिर आता है नेक्स्ट भाई आपका 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आप लोगों को पता होगा, इसमें से बताना है भाई कौन से स्टेटमेंट आपके सही है। पहला, इट इज इन्वोक्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेशन इफ इट डायरेक्टली इन्फ्रिंजेस एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 को तब इन्वोक किया जाता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि भाई कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या लेजिस्लेशन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है, तो भाई इसका यूज हम करते हैं। तो ये बिल्कुल सही, ट्रू है। फिर, द सुप्रीम कोर्ट हैज द ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन केस इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो भाई ये आपका गलत है। ठीक है, फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के केस में जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का है, ओरिजिनल है, बट एक्सक्लूसिव नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके पास में है, ऐसा हाई कोर्ट के पास भी आर्टिकल 226 के अंडर में आता है। फिर, इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो भाई ये बिल्कुल सही है, इसको आप नहीं हटा सकते। 1 and 3 ओनली। और फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर क्रिएटिंग यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। यूनियन टेरिटरीज को क्यों क्रिएट किया गया था। तो देखो भाई, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस की वजह से किया गया था, बिल्कुल। पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव को कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस की वजह से क्रिएट किया गया था।
स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से क्रिएट किया गया था। एंड द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल, तो भाई देखो मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश ये पहले यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे। तो भाई इनको ट्राइबल पीपल के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया था। और सबसे लास्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, तो भाई ये भी आपका बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ को बनाया गया था। तो 1 2 3 एंड 4। अब भाई सबसे लास्ट में आता है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में जो आइडिया है लिबरलिज्म का, यानी कि जिसको हम उदारवाद कहते हैं, उसके कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो भाई कौन सा स्टेटमेंट आपके सही है या गलत। तो भाई देखो इंडियन लिबरलिज्म गिव्स प्राइमेसी टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ओवर द राइट्स ऑफ द कम्युनिटी। तो भाई ऐसा बिल्कुल गलत है। इंडियन लिबरलिज्म जो है वो वेस्ट, अभी हालांकि वेस्ट से इन्फ्लुएंस काफी हो चुका है, लेकिन क्लासिकल तौर पे देखें तो वेस्ट से वो अलग है। यहाँ पर जो राइट्स होते हैं इंडिविजुअल के, उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती राइट्स ओवर, ओवर द राइट्स ऑफ अ कम्युनिटी। कम्युनिटी के राइट्स को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। एंड सेकंड, रिजर्वेशंस फॉर SC ST कम्युनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एन एग्जांपल ऑफ इंडियन लिबरलिज्म। तो भाई ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है। ये जो रिजर्वेशन है, डिप्राइव्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, ये आपका सोशल जस्टिस के अंडर में आता है, जिसको हिंदी में सामाजिक न्याय कहा जाता है। तो भाई इसका आंसर होगा ट्रू ओनली। तो भाई यहाँ पर आपका पॉलिटी का QS2 जो है वो खत्म हो चुका है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि भाई एम मेरा क्या है, मेरा एम ये है कि भाई आपके पॉलिटी के डेली नाइट को जब हम QS शेयर करते हैं, रात को 8 से 10 बजे के बीच में QS शेयर होता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। तो PDF शीट में जो होती है ये PPT वाली, इसको PDF में कन्वर्ट करके मैं शेयर कर देता हूँ। लास्ट में आंसर की भी होती है इसके। तो जनरली लोगों ने कहा कि भाई हमें इसके साथ में एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन 15-20 मिनट्स के वीडियोस बना देता हूँ, तो उससे एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो भाई अब यही होगा, डेली नाइट को आपको QS मिलेगा और उसके साथ में एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर डेली उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे ये क्वेश्चंस NDA के लिए, CDS के लिए, इवन फॉर FCAT। हालांकि FCAT में क्वेश्चंस का लेवल बहुत कम होता है, और CAPF में। चलिए मित्र, जय हिंद।